हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से लेकर 2019 तक के विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। तो इसका ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, बी है अपकेंद्रण, सी है तलछट्टीकरण और डी है निस्पंदन। इसका सही उत्तर बी है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण कहलाता है दही से मथनी से मक्खन को अलग करने की प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। ऑप्शन ए जड़ को, बी है बीज को, सी है फूल को और सी है पत्ती को। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है बीज को। सुषुप्त का मतलब अर्थ होता है सोया हुआ। बीज देखिए निर्जीव अवस्था में एक तरह से पड़ा रहता है, जैसे मटर का बीज हो गया, चने का बीज हो गया, लेकिन नमी के आते ही वो अंकुरित होने लगता है, उसमें जो जीवित हो जाता है वो सजीव हो जाता है। तो उसी को सुषुप्त पौधा कहा जाता है, बीज को। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, 1 फुट बराबर है। 1 फुट किसके बराबर होता है? आप जानते हैं कि 1 फुट 12 इंच का होता है। तो पहले फुट को आप इंच में बदल लीजिए, 1 फुट बराबर 12 इंच, और 1 इंच में लगभग होता है 2.5 सेंटीमीटर। 2.54 एग्जैक्ट होता है, तो जब गुणा करेंगे तो 30.48 आएगा। इसका ऑप्शन जो है डी सही उत्तर होगा। सबसे पहले फुट को आप इंच में बदलेंगे, 1 फुट बराबर 12 इंच, फिर 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.54 से गुणा करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सभी दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? इसका ऑप्शन ए है प्रथम नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम F=ma होता है। तृतीय नियम जो होता है यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे कि जितनी बल से हम गेंद को दीवार पे मारते हैं, उसी उतने ही बल से दीवार गेंद को अपनी दूसरी तरफ हमारे तरफ भेजता है। मतलब यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम। प्रश्न संख्या 5 है, बल की इकाई है। ऑप्शन ए है अर्ग, बी है डाइन, सी है वाट और डी है कैलोरी। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा डाइन। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन उत्तर, वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र की क्रिया करने लगता है, यानी क्रिया काम करने लगता है तथा प्रजनन करने में सक्षम होता है, किंतु यह उपापचयी क्रिया नहीं करता है। अतः इसे, यानी यहाँ पे छूट गया है, यह निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं करता है, अतः इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह के बाद यहाँ छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा निर्जीव, यहाँ पे रहेगा निर्जीव। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। उत्तर, पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर होता है। यह पौधे के नर युग्मकों के बनने में मदद करता है और परागकणों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो पूछा है वही आप लिख सकते हैं पुंकेसर, लेकिन जो अति लघुत्तरी प्रश्न होता है 30 शब्दों में लिखना होता है। अगर जो आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिएगा, और जो नहीं बढ़ा सकते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि 2 लाइन में लिख दें इसको, तो उसमें आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर, पत्तियों का मुख्य कार्य, पहला है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न कार्य करती हैं। तीसरा है, पत्तियां उत्स्वेदन यानी ट्रांसपीरेशन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। चौथा है, पत्तियां कलियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। सुरक्षा है, ये रह है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इतने कार्य हो गए पत्तियों के। आप 2 ही लिखेंगे और जो अति लघुत्तरी में पूछेगा तो। प्रश्न संख्या 9 है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? उत्तर, विद्युतीय बल 2 आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युतीय बल या वैद्युत बल कहा जाता है। इसकी गणना कूलाम के नियम द्वारा की जा सकती है। प्रश्न संख्या 10 है, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है? लिखिए। देखिए ये प्रश्न कई बार आ चुका। उत्तर है, ऊर्ध्वपातन कुछ
ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को पुनः ठंडा करके ठोस में परिवर्तित किया जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन आदि। इनको जब आप इसको जब गर्म करते हैं तो बिना ये पिघले डायरेक्ट ये वाष्प में बदल जाते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? उत्तर, मछलियों के जल में रहने के लिए अनुकूलन सहायक अंग, पहला है गलफड़े। गलफड़े मछलियों को पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। जब जल मछली के शरीर से होकर गुजरती है तब गिल्स ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा है स्ट्रीम, यानी लाइनेड बॉडी। जब मछलियों पानी में तैरती हैं तब स्ट्राम लाइनेड बॉडी प्रतिरोध को कम करता है। जो उनका जो शरीर होता है स्ट्रीम ऐसे होता है, जो कि ये इधर जब पानी में जब ये तैरते हैं तो ये अंदर उसमें पानी में तैरने में, चूँकि अगला भाग नुकीला होता है तो आसानी से उसमें तैर लेते हैं। और ये ऐसे नाव के आकार का होता है इनका आकार, जिससे कि आसानी में वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अगर जो दूसरे कोई शेप में होता, अगर जो ऐसे होता तो उनको काफ़ी ज़्यादा बल लगाना पड़ता आगे पानी में तैरने के लिए। तीसरा है अनुकूलन में तीसरी स्थिति है, सल्क मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। अगला प्रश्न है जो कि लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है, लिखिए। देखिए, लघुत्तरी प्रश्नों को 60 शब्दों में लिखना रहता है। वो देता है कि कम से कम 60 शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है गैस एवं वाष्प में अंतर। गैस में पहला है, गैस का निर्माण प्रायः किसी रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। दूसरा, सभी गैसें प्रायः वायल एवं चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं। तीसरा है, गैसों का ताप क्रांतिक ताप से अधिक होता है। दूसरा है उसके बाद वाष्प के बारे में, क्योंकि वाष्प और गैस में अंतर पूछा था। तो वाष्प में पहला है, वाष्प किसी द्रव का वायु रूप है जो उस द्रव को गर्म करने पर प्राप्त होता है। दूसरा है, वाष्प वांडर वाल के नियम का पालन करती है। तीसरा है, वाष्प का ताप क्रांतिक ताप के बराबर या कम होता है। प्रश्न संख्या 13 है, मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे मुकुलन। किसी जीव के शरीर के बाहर सतह की समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है, उदाहरण ईस्ट, हाइड्रा आदि। मुकुलन की क्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होती है। ये भी पूछता है कि मुकुलन की क्रिया किस प्रकार के जीवों में होती है, या बहुविकल्पी पूछ देगा तो वहाँ पे आपको बहुकोशिकीय जीवों पे टिक करना रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर, हेडिंग लिखेंगे जिसमें आप एक तरफ लिखेंगे सरल पत्ती, दूसरे तरफ संयुक्त पत्ती। पहला अंतर है, सरल पत्ती में पहला है, इसमें केवल एक पर्णफलक होता है, जबकि संयुक्त पत्ती में इसमें पर्णफलक विभाजित होकर अनेक वर्णक बनाता है। जैसे देखिए नीचे फिगर दिया हुआ है, इसमें पर्णफलक एक ही दिया हुआ है ये, और देखिए एक ही में ये पाया, ये पहला जो है ये सरल पत्ती का एग्जाम्पल है, और ये पीपल का पत्ता है। दूसरा है छुई मुई का पौधा है, इसमें देखिए ये छोटे छोटे भागों में से विभाजित है, यही कह रहा है। दूसरा अंतर है, इसके कक्ष में यानी सरल पत्ती में इसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है, जबकि संयुक्त पत्ती में कलिका पिच्छास रैंकिस के कक्ष से उत्पन्न होती है। तीसरा अंतर है, सरल पत्तियां शाखा में एक निश्चित क्रम में लगी होती हैं, जबकि संयुक्त पत्ती का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जैसे कि हम लोगों ने फिगर में देखा है। चौथा अंतर है, सरल पत्ती के शाखा पर संधि तथा पर्व पाए जाते हैं, जबकि संयुक्त पत्ती के वर्णक की शाखा पर संधि तथा पर्व नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर से ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है, पहला है सरल पत्ती, दूसरा है
संयुक्त पत्ती का उदाहरण। प्रश्न संख्या 15 है, सम्यक संरक्षण का नियम लिखिए। उत्तर ये भी कई बार पूछ चुका है। सम्यक संरक्षण का नियम, यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित न किया जाए तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे ही संवेग का नियम कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F हो तो F बराबर डेल्टा P अपन डेल्टा टी, यानी dP अपन dt। ये P जो है ये संवेग को दिखा रहा है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को ही ये बल से दिखा रहा है। और जो बल बराबर जीरो होगा, मान लीजिए, तो dP अपन dt इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब t को पक्षांतर करेंगे, जीरो से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी dP बराबर यानी संवेग परिवर्तन जीरो हो जाएगा। जिससे कि स्पष्ट होता है कि जो कोई बाह्य बल ना लगाया जाए किसी वस्तु पे तो उसका जो संवेग परिवर्तन होगा वो नियत रहेगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही है, इससे ये प्रूफ होता है। और जब dP बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब है जो इनिशियल PI मतलब इनिशियल संवेग और PF मतलब फाइनल संवेग, ये दोनों बराबर होंगे। इसको P बराबर होता है mv, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, जिससे कि ये प्रूफ हो गया सूत्र के माध्यम से कि संवेग संरक्षण मतलब संवेग नियत रहता है, कोई बाह्य बल ना लगाए तो। उदाहरण के रूप में बंदूक की गोली का निकलना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अदिश तथा सदिश राशि में अंतर। हेडिंग देंगे आप, नीचे लिखेंगे पहला सदिश राशि, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यक होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि वेग, संवेग, बल विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग इत्यादि। दूसरा है अदिश राशि, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, परागण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर, परागण किसी पौधे के पुंकेसर से पराग कणों को उसी पौधे के पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को ही परागण कहलाता है। देखिए, जो पुंकेसर होता है वो मादा नर जननांग होता है, वहाँ से जो पराग कण निकल कर मादा जो जननांग होता है पुष्प का वर्तिकाग्र, वहाँ पे पहुँचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। देखिए, पराग कणों का स्थानांतरण बहुत से माध्यमों जैसे वायु, जल, कीट तथा अन्य कारकों से होता है। परागण दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकार भी पूछा था, स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है स्वपरागण और परपरागण। पहला है स्वपरागण, किसी पुष्प के पराग कोश का उसी पुष्प के अथवा किसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। जबकि दूसरा है परपरागण, एक पुष्प के पराग कोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होना परपरागण कहलाता है। देखिए, इसे फिगर द्वारा इसको समझेंगे कि किसी पुष्प का जो ये मेल पार्ट होता है, यही है जो ये लंबा वाला होता है, ये ऊपर वाला क्या है? परागकोश है। परागकोश से यहीं से परागकण निकलते हैं, और जो सेम उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए बीच में, तो इसको स्वपरागण कहते हैं। अगर जो उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे जब पहुंचते हैं, किसी उसके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे, उसको परपरागण कहते हैं। यहाँ पे फिगर से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। प्रश्न संख्या 18 है, जो कि इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन मीटर में ज्ञात कीजिए। चूँकि देखिए दिया हुआ है बर्तन की धारिता 12 लीटर, हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो पहले आप सेंटीमीटर में उसको गुणा करके बदल लीजिए, फिर उसको मीटर में बदल लीजिए। तो देखिए 12 लीटर दिया है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 12 लीटर में 12000 घन सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर क्यूब को घन सेंटीमीटर कहते हैं। 1000 से गुणा करेंगे तो 12000 घन सेंटीमीटर। चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, घन में 3 घात होते हैं, तो इसलिए 100 से भाग देते, केवल सेंटीमीटर में चेंज करना रहता है तो मीटर में चेंज करना रहता, तो लेकिन यहाँ पे घन मीटर में चेंज करना है, इसलिए 100 गुणे 100 यानी 3 बार 100 से भाग दे देंगे। 12000 में जब 3 बार 100 से भाग दे देंगे, तो यानी देखिए कितना जीरो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो रहा है। तो 12000 में अगर जो ऐसे 1 2 3 4 5 6 जीरो से जब भाग देंगे, तो उतने स्थान दाईं तरफ से
दाईं तरफ से उतने स्थान पे दशमलव लग जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 तक आने में 5 जीरो ख़त्म हो गया और एक और जीरो बचा हुआ है, तो उसके लिए एक और जीरो बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे, तो 0.012 घन मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।